ये था। देन आपको देखना है इन दोनों में क्या अंतर होता है होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस कैटलिस्ट में। ये जनरली क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पर मैं बता रही हूँ डिफरेंट होमो एंड हेटेरो, इन दोनों में क्या क्या अंतर है उसको देखनी है। तो एक साइड हम लोग ले लेते हैं होमो को, देन दूसरे साइड हेटेरोजीनियस को लेते हैं, हेटेरो कैटलिस्ट। एक आध अंतर बताओ तुम लोग, याद होगा तो। होमोजीनियस कैटलिस्ट किसको बोलेंगे? तो होमोजीनियस कैटलिस्ट में क्या होता है, जो रिएक्टेंट होता है वो सिंगल फेस में होता है, याद रखना। होमोजीनियस कैटलिस्ट के लिए रिएक्टेंट सिंगल फेस में होता है, सिंगल फेस। जैसे एग्जांपल बताई थी आप लोग को, सिंगल फेस में मतलब जब हम लोग कैटलिस्ट लेंगे, रिएक्टेंट लेंगे, वो रिएक्टेंट कैसा होना चाहिए, सिंगल फेस में हो। सपोज करें हम एग्जांपल देखें इसका। एग्जांपल में यदि हम H2 और O2 इस ये जो कि किस फेस में एक्वस सॉल्यूशन है, ये रिएक्टेंट है और इसमें एक कैटलिस्ट डाल दिए हम लोग आयोडीन, और आयोडीन भी कैसा है, सॉरी, इसमें हम लोग एक दूसरा कैटलिस्ट मिला देते हैं आयोडीन, और आयोडीन भी कैसा है, एक्वस सॉल्यूशन में है, और दोनों रिएक्टेंट प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा और वाटर और ऑक्सीजन बनाएगा, O1/2 O2। इसमें रिएक्टेंट और कैटलिस्ट दोनों कैसा है, सिंगल फेस में है, एक ही अवस्था में है, दोनों एक्वस में है। हेटेरोजीनियस कैटलिस्ट में क्या होता है, रिएक्टेंट या फिर कैटलिस्ट जो होती है वो डिफरेंट फेजेस में रहता है, उसको हम लोग बोलते हैं हेटेरोजीनियस। तो इसमें लिख दे रही हूँ डिफरेंट फेजेस। एग्जाम्पल कल बताई थी आप लोग को डिफरेंट फेजेस में कैसे रहता है। तो उसका एग्जाम्पल क्या है, जब हम SO2 प्लस O2 की रिएक्शन कराते हैं, ये भी गैस फेस में है, ये भी गैस फेस में है, और जो कैटलिस्ट लेंगे वेनेडियम पेंटाऑक्साइड V2O5, ये वेनेडियम पेंटाऑक्साइड सॉलिड अवस्था में होता है, और जिसके फलस्वरूप हमें प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा SO3, और ये सॉलिड फेस में हमें मिलता है। तो ये होता है हेटेरोजीनियस कैटलिस्ट। ये फर्स्ट अंतर है होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस में। सेकेंड अंतर देखें, होमोजीनियस कैटलिस्ट में, होमोजीनियस कैटलिस्ट हमेशा जो है वो लिक्विड फेज या गैसेस फेज में पाया जाता है। होमोजीनियस हमेशा लिक्विड या गैसेस फेज में रहता है, गैसेस फेज में रहता है। लेकिन जो हेटेरोजीनियस कैटलिस्ट है वो जनरली सॉलिड में अवस्था में रहता है। इनका जो सरफेस देखेंगे वो सरफेस सॉलिड में रहता है, इसको याद रखना। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट देखें, होमोजीनियस कैटलिस्ट में, होमोजेनियस कैटलिस्ट डिपेंड करता है सरफेस एरिया कैटलिस्ट के, कैटलिस्ट के सरफेस एरिया पर डिपेंड नहीं करता। होमोजीनियस कैटलिस्ट जो है वो सरफेस एरिया पर डिपेंड नहीं करता, सरफेस एरिया पर ये डिपेंड नहीं करेगा। नॉट डिपेंड, डज नॉट डिपेंड सरफेस एरिया ऑफ कैटलिस्ट, कैटलिस्ट के सरफेस एरिया पर ये डिपेंड नहीं करता। लेकिन हेटेरोजीनियस कैटलिस्ट जो है वो सरफेस एरिया पर डिपेंड करता है, डिपेंड करता है। चौथा पॉइंट इसमें देखें, होमोजीनियस कैटलिस्ट जो है वो रिएक्शन के बाद, जब रिएक्शन होता है उस समय होमोजीनियस कैटलिस्ट जो है वो रिएक्शन का जो रेट होता है या रिएक्शन के बाद उनका रेट देखें तो ऑप्टन लाइट ये क्या हो जाता है, फास्टर होती है। ये रिएक्शन जो होती है वो फास्टर होती है जब होमोजीनियस कैटलिस्ट होती है। इसमें रिएक्शन स्लो मोशन में होता है, स्लोवर होता है रिएक्शन। इतना कम से कम याद रख लेना आप लोग, होमोजीनियस कैटलिस्ट को आसानी से सेपरेट नहीं किया जा सकता। होमोजीनियस कैटलिस्ट को आसानी से इसका सेपरेशन इजली
नॉट पॉसिबल, आसानी से हम इसको सेपरेट नहीं कर सकते, लेकिन हेटेरोजीनियस कैटलिस्ट को इजिली सेपरेट कर सकते हैं। ये 5 अंतर आप लोग देख लेना, ये 5 डिफरेंट है जो जनरली पूछा जाता है। तो कम से कम आपको 3 अंतर याद होना चाहिए होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस कैटलिस्ट में। तो इतना 5 पॉइंट मैं आपको एक्सप्लेन कर दी हूँ, उसमें से एनी 3 पॉइंट कम से कम याद रखना आप लोग। उसके बाद हम लोग देखेंगे कुछ वेरियस टाइप के अलग अलग प्रकार के कैटलिस्ट होते हैं जो नाम से ही जाना जाता है। जैसे पॉइजनस कैटलिस्ट क्या होता है, उत्प्रेरक कैटलिस्ट क्या होता है, जो किसी भी रिएक्शन को उत्प्रेरित कर दे। उत्प्रेरक कैटलिस्ट क्या होता है, धनात्मक कैटलिस्ट क्या होता है, ऋणात्मक कैटलिस्ट क्या होता है, जो जनरली नाम से पूछा जाता है। तो उसको हम लोग देखते हैं थोड़ा थोड़ा कि उसका डेफिनेशन क्या होगा और उसका एग्जाम्पल होगा। तो हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं धनात्मक कैटलिस्ट। वेरियस टाइप कैटलिस्ट, इसको नाम से ही पूछा जाता है। पहला है धनात्मक कैटलिस्ट, पहला है धनात्मक उत्प्रेरक किसे कहते हैं, पॉजिटिव कैटलिस्ट क्या होता है पहला देखें। तो सबसे पहले इसका डेफिनेशन देख लेंगे। धनात्मक उत्प्रेरक किसे कहा जाता है, वे पदार्थ, डेफिनेशन है, वे पदार्थ जिनकी उपस्थिति से अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है उसको कहा जाता है धनात्मक उत्प्रेरक। धनात्मक उत्प्रेरक क्या है, तो वे पदार्थ जिनकी उपस्थिति से, उस पदार्थ की उपस्थिति से अभिक्रिया का वेग बढ़ जाए उसको कहा जाता है, वेग को बढ़ाता है उसको हम लोग कहते हैं धनात्मक उत्प्रेरक। वे पदार्थ जिनकी उपस्थिति से कोई भी अभिक्रिया का वेग बढ़ता है उसको हम लोग धनात्मक उत्प्रेरक। धनात्मक का मतलब ही होता है इंक्रीज होना, धन का मतलब क्या होता है, बढ़ना, धन मतलब प्लस करना, मतलब कोई भी अभिक्रिया हो रही है उस अभिक्रिया के वेग को जब बढ़ा दे तो उसको हम बोलते हैं धनात्मक उत्प्रेरक। इसका एग्जाम्पल देखें हम लोग। हाँ हल तो धनात्मक उत्प्रेरक क्या होती है, जिसमें कोई भी पदार्थ है वो किसी भी अभिक्रिया के वेग को बढ़ा दे तो उसको हम धनात्मक उत्प्रेरक कहते हैं। जैसे एग्जांपल था, जैसे हम नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की जब आपस में क्रिया कराते हैं तो इससे बनता है अमोनिया। क्या बनेगा, इससे अमोनिया बनेगा, NH3 बनेगा। और ये जो अमोनिया का फॉर्मेशन होता है ये किसी भी एक उत्प्रेरक की उपस्थिति के कारण होता है और यहाँ पर उत्प्रेरक का यूज होता है आयरन। जब हम नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की क्रिया कराते हैं और उसमें आयरन उत्प्रेरक को डाल देते हैं तो ये आयरन उत्प्रेरक जो है वो इस अभिक्रिया की वेग को बढ़ा देता है, तो इसको कहा जाता है धनात्मक उत्प्रेरक। और ये नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से अमोनिया बनाने की हैबर विधि है, इसको याद रखना। अभी हम लोग जब आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे तो ये हैबर विधि जनरली पूछा जाता है, अमोनिया बनाने की हैबर विधि क्या होती है। तो जब हम नाइट्रोजन हाइड्रोजन की क्रिया विद प्रेजेंस ऑफ आयरन के साथ कराते हैं तो अमोनिया का फॉर्मेशन होता है, ये प्रोसीजर कहलाता है हैबर प्रोसेस। सेकेंड टाइप्स है इसका ऋणात्मक उत्प्रेरक। पहला हो गया धनात्मक, दूसरा को बोलते हैं ऋणात्मक उत्प्रेरक, नेगेटिव उत्प्रेरक। ऋणात्मक उत्प्रेरक क्या है, ऋणात्मक का मतलब क्या होता है, डिक्रीमेंट होना, धनात्मक मतलब इंक्रीमेंट और ऋणात्मक मतलब क्या होना, डिक्रीमेंट। तो कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की वेग को कम कर दे, रासायनिक अभिक्रिया की वेग को कम कर दे उसको कहा जाता है ऋणात्मक उत्प्रेरक।
धनात्मक क्या कर रहा है, वेग को बढ़ा रहा है, ऋणात्मक क्या करता है, वेग को कम करता है, उसको कहते हैं हम लोग, वेग को कम करता है उसको कहते हैं ऋणात्मक उत्प्रेरक। ठीक है, इसका एग्जाम्पल देखें, जब हम हाइड्रोजन परऑक्साइड की अभिक्रिया कराते हैं विथ प्रेजेंट ऑफ सोडियम फॉस्फेट, हाइड्रोजन फॉस्फेट के साथ कराते हैं H2O2, इसकी अभिक्रिया कराते हैं अभिक्रिया विथ प्रेजेंट ऑफ एक ले रहे हैं H3PO4 हाइड्रोजन फॉस्फेट ले रहे हैं। इस हाइड्रोजन फॉस्फेट की उपस्थिति के कारण इस अभिक्रिया का जो वेग होता है वो कम हो जाता है, तो उसको हम कहते हैं ऋणात्मक उत्प्रेरक। उसको क्या कहेंगे, ऋणात्मक उत्प्रेरक। सिर्फ आपको डेफिनेशन और एक एक एग्जाम्पल याद रखना है कि किसको हम ऋणात्मक उत्प्रेरक कहेंगे और किसको हम धनात्मक उत्प्रेरक कहेंगे। ठीक है, देन थर्ड इसका और टाइप्स देखें, बहुत ही स्व उत्प्रेरक, ये बहुत बार पूछा जाता है, ये बहुत ही बार पूछा जाता है। स्व उत्प्रेरक क्या होता है करके, ऑटो कैटलिस्ट बोलते हैं, ऑटो कैटलिस्ट। स्व उत्प्रेरक क्या होती है, तो स्व उत्प्रेरक कुछ रासायनिक अभिक्रिया ऐसी होती है जिसमें, कुछ रासायनिक अभिक्रिया ऐसी होती है जिसमें अलग से उत्प्रेरक डालने की जरूरत नहीं होती, उसमें जो रिएक्टेंट यूज करते हैं वो स्वयं उत्प्रेरक का कार्य करता है, तो उसे कहा जाता है स्व उत्प्रेरक। स्व उत्प्रेरक मतलब रिएक्टेंट ही जब उत्प्रेरक का कार्य करने लगे तो उसको कहते हैं हम लोग स्व उत्प्रेरक। फॉर एग्जाम्पल देखें, जब हम पोटेशियम परमैंगनेट की स्व उत्प्रेरक के रूप में जनरली यूज होता है पोटेशियम परमैंगनेट, KMnO4 एक ऑटो कैटलिस्ट होता है। जब इसकी हम अभिक्रिया कराते हैं, पोटेशियम परमैंगनेट की अभिक्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल और HCl के साथ, तो पोटेशियम परमैंगनेट स्वयं एक उत्प्रेरक का कार्य करता है और रासायनिक अभिक्रिया की वेग को इंक्रीज कर देता है, उसको कहते हैं स्व उत्प्रेरक। इसका और एक एग्जाम्पल देखें, जब हम एस्टर की अभिक्रिया CH3COO(C2H5) इसकी अभिक्रिया जब हम वाटर के साथ कराते हैं तो हमें एसिड मिलता है, क्या मिलता है, एसिड, और साथ ही साथ मिलता है एसिड मिलता है और साथ ही साथ हमें मिलता है एल्कोहल। तो ये जो अभिक्रिया कराने से एसिड और एल्कोहल बनता है, इसमें हाइड्रोजन जो है H+ जो है वो ऑटो उत्प्रेरक का कार्य करता है, H+ जो है वो ऑटो कैटलिस्ट के समान कार्य करता है। तो याद रखना, इसमें हम क्या कर रहे हैं, इस रिएक्शन में कोई अलग से उत्प्रेरक नहीं डाल रहे हैं, बल्कि ये जो हाइड्रोजन वाटर यूज हुआ है, इस वाटर का हाइड्रोजन ही उत्प्रेरक का कार्य करता है, रासायनिक अभिक्रिया की दर को बढ़ाने का कार्य करता है, तो उसको कहते हैं हम लोग ऑटो कैटलिस्ट। देन और टाइप्स देखें इसका, तो एक होता है इंड्यूस्ड कैटलिस्ट, प्रेरित उत्प्रेरक, चौथा है प्रेरित उत्प्रेरक, प्रेरित उत्प्रेरक। इसको इंग्लिश में भी इसका नाम याद रखना, कभी कभी इंग्लिश नेम पूछ दिया जाता है, इंड्यूस्ड कैटलिस्ट। इंड्यूस्ड कैटलिस्ट क्या है, उस प्रेरित करना, प्रेरित मतलब क्या है कि जैसे मोटिवेट करना, कि कोई कार्य कर रहे हैं हम लोग तो दूसरे लोग हमें क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं, मोटिवेट करते हैं कि तुम ऐसा कर सकते हो, तो वही है प्रेरित उत्प्रेरक। प्रेरित उत्प्रेरक क्या होता है, तो जब कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है तो रासायनिक अभिक्रिया में कोई भी दूसरा जो रिएक्टेंट होता है, कोई भी दूसरा रिएक्टेंट है, वो पहले वाले रिएक्टेंट को प्रेरित करता है, जिसके फलस्वरूप अभिक्रिया का वेग इंक्रीज हो जाता है, उसको कहते हैं प्रेरित उत्प्रेरक। इसका एग्जाम्पल देखें, जैसे हम सोडियम आर्सेनिक सल्फेट है, सोडियम आर्सेनाइड सल्फेट है, जब उसको हम ऑक्सीजन के साथ डायरेक्ट क्रिया कराते हैं
तो जब डायरेक्ट क्रिया कराते हैं तो यहाँ पर कोई रिएक्शन नहीं होता। मीन्स ऑक्सीजन जो है, जब हम सोडियम सल्फाइड, सोडियम आर्सेनाइड को अलग से ऑक्सीजन के साथ क्रिया कराते हैं तो उस कंडीशन में ये इंड्यूस्ड उत्प्रेरक के समान बिहेव नहीं करता। लेकिन जब हम सोडियम सल्फाइड को किसके साथ अभिक्रिया करा दें, सोडियम आर्सेनेट के साथ, सोडियम सल्फाइड और सोडियम आर्सेनेट, इन दोनों को के मिक्सचर को या फिर इन दोनों के सॉल्यूशन को ऑक्सीजन के साथ क्रिया करा देते हैं तो यहाँ पर जो सोडियम सल्फाइड यूज करेंगे वो इंड्यूस्ड उत्प्रेरक के समान बिहेव करता है और रासायनिक अभिक्रिया की वेग को बढ़ा देता है। इसका एग्जांपल देखें, जैसे एग्जांपल है सोडियम 2Na सोडियम आर्सेनिक सल्फेट AS और O3 सोडियम आर्सेनिक सल्फेट है। इसकी यदि हम डायरेक्ट ऑक्सीजन के साथ क्रिया करा देते हैं तो डायरेक्ट ऑक्सीजन के साथ क्रिया कराने पर ये दोनों जो है, ये ऑक्सीजन जब इसके साथ सिंगल अभिक्रिया कराएंगे तो उत्प्रेरक का कार्य नहीं करेगा, प्रेरित उत्प्रेरक का कार्य नहीं करता और रिएक्शन में ये अलग से सेपरेट नहीं हो पाता। लेकिन जब हम इसी के साथ सोडियम आर्सेनाइड सल्फेट और ऑक्सीजन है और इसके साथ एक और सॉल्यूशन मिला दे, दूसरा सॉल्यूशन क्या है, सोडियम Na2SO3, जब इस सॉल्यूशन को मिला देते हैं सोडियम सल्फाइड सॉल्यूशन को, तो ये जो सोडियम सल्फाइड सॉल्यूशन होता है ये इस रिएक्शन के लिए इंड्यूस्ड कैटलिस्ट के समान बिहेव करता है। ये इंड्यूस्ड कैटलिस्ट के समान बिहेव करेगा। कौन? ये सोडियम सल्फाइड, इसको याद रखना। लेकिन जब हम इस सोडियम आर्सेनाइड को अलग से ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराते हैं तो उस कंडीशन में अलग से अभिक्रिया कराने पर इंड्यूस्ड कैटलिस्ट का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता या यहाँ पर कार्य नहीं करता और रिएक्शन जो होती है वो का वेग अधिक नहीं होता या बढ़ता नहीं है। लेकिन जब हम उसको किसके साथ मिला दें, सोडियम सल्फाइड के साथ मिला देते हैं तो सोडियम सल्फाइड जो है वो इस सोडियम आर्सेनाइड को प्रेरित करता है और प्रेरित करता है जिसके फलस्वरूप रासायनिक अभिक्रिया का वेग जो है वो इंक्रीज होता है। तो ये चार इसका मेन अलग अलग प्रकार के कैटलिस्ट हैं। एक और कैटलिस्ट है, उसको नाम दिया गया है कैटलिस्ट का कैटलिस्ट पॉइजन, उत्प्रेरक विष। ये भी पूछा जाता है। देखो इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है जनरली पूछा जाता है वो आपका स्व उत्प्रेरक को पूछा जाता है, प्रेरित उत्प्रेरक को पूछा जाता है, देन एक और अदर है, थर्ड नंबर एक और है वो है पॉइजनस, उत्प्रेरक विष। एक लास्ट है, ये भी बहुत बार पूछा जाता है और 2 नंबर के क्वेश्चन में पूछा जाता है जनरली। हाँ, 5th नंबर है उत्प्रेरक विष। उत्प्रेरक विष क्या होता है? उत्प्रेरक विष, कैटलिस्ट पॉइजन। कैटलिस्ट पॉइजन हम किसे कहते हैं? तो जब कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होती है और रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जब हम उसमें एक ऐसे उत्प्रेरक डाल देते हैं, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो रही है तो उस रासायनिक अभिक्रिया में जब उत्प्रेरक डाल देते हैं तो उस उत्प्रेरक की उपस्थिति के कारण, उस उत्प्रेरक की उपस्थिति के कारण अभिक्रिया का जो वेग होता है वो कम हो जाता है, उसको कहते हैं हम उत्प्रेरक विष। या बोले कि जो उत्प्रेरक की सक्रियता को कम कर दे उसको कहते हैं उत्प्रेरक विष। उत्प्रेरक विष क्या है? वे पदार्थ जिनकी उपस्थिति के कारण उत्प्रेरक की सक्रियता कम हो जाती है उसको कहा जाता है उत्प्रेरक विष। जनरली प्लेटिनम, Pt और Fe, आयरन जो है ये उत्प्रेरक विष का कार्य करता है। तो किस किस कंडीशन में उत्प्रेरक प्लेटिनम,
प्लेटिनम बता रही हूँ, कोबाल्ट और H2S हाइड्रोजन सल्फाइड एक प्रकार का उत्प्रेरक विष का कार्य करता है, और उसको हम एक समीकरण के थ्रू कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि किस किस कंडीशन में ये उत्प्रेरक विष का कार्य करेगा। जब हम हाइड्रोजन एग्जाम्पल देखें, जब हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की क्रिया कराते हैं, अभी पढ़े, जब हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की अभिक्रिया कराते हैं विथ प्रेजेंट ऑफ प्लैटिनम कैटलिस्ट, विथ प्रेजेंट ऑफ प्लैटिनम कैटलिस्ट की उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं, और इसके फलस्वरूप वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है। लेकिन जब इसी रिएक्शन में यदि उपस्थित है कोबाल्ट कैटलिस्ट, CO कैटलिस्ट उपस्थित है, तो ये CO कैटलिस्ट की जो है वो एक प्रकार का पॉइजन का कार्य करता है, और इसकी उपस्थिति के कारण, ये जो कोबाल्ट है उसकी उपस्थिति के कारण जो प्लेटिनम कैटलिस्ट यूज किए हैं PT, ये एक्टिव नहीं हो पाता। इनकी एक्टिविटी को क्या कर देता है, कम कर देता है, और एक्टिविटी को कम कर देता है मतलब रिएक्शन का वेग भी क्या हो जाता है, कम कर देता है। मतलब कहने का ये है कि ये कोबाल्ट कैटलिस्ट की उपस्थिति के कारण पहले वाले जो कैटलिस्ट है जो रिएक्शन की रेट को इंक्रीज करता है, वो उनकी एक्टिविटी, उनकी सक्रियता कम हो जाती है, जिसके फलस्वरूप रिएक्शन का वेग देखा जाए तो वो कम होता है, उसको बोलते हैं हम लोग उत्प्रेरक विष। और एग्जाम्पल देखें, जैसे हम अभी बनाए हैं अमोनिया, जब हम नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की क्रिया कराते हैं, जब हम नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की क्रिया कराते हैं तो इससे बनता है अमोनिया। अभी पढ़े हैं, अमोनिया बनता है, ये किसकी प्रेजेंट में बनता है, आयरन की उपस्थिति में होती है। आयरन कैटलिस्ट जब हम इसमें डालते हैं तो इसकी उपस्थिति में ये रिएक्शन होती है। लेकिन जब इसमें हम H2SO4 उपस्थित है, H2SO4 कैटलिस्ट उपस्थित है, ये H2SO4 की उपस्थिति के कारण आयरन की सक्रियता क्या हो जाएगी, कम होगा, फलस्वरूप इसकी सक्रियता को कम करता है और रिएक्शन का वेग भी कम हो जाता है। इस चीज को याद रखना। तो हम लोग उत्प्रेरक विष किसे कहेंगे, वे पदार्थ जिनकी उपस्थिति के कारण, वे पदार्थ जिनकी उपस्थिति के कारण उत्प्रेरक की सक्रियता कम हो जाती है, उसे उत्प्रेरक विष कहा जाता है। तो ये एग्जाम्पल है। तो इतने 5 अलग अलग प्रकार के उत्प्रेरक है जिसको आपको पढ़ना है, उसमें डेफिनेशन देखना है और उसका एग्जाम्पल देखना है। तो जिसमें इन पांचों में मोस्ट इम्पोर्टेंट 3 है। एक है आपका उत्प्रेरक विष हो गया, दूसरा है प्रेरित उत्प्रेरक क्या होता है, और एक तीसरा जो बताई हूँ आप लोग को, वो तीसरा उत्प्रेरक कौन सा हो जाएगा, वो स्व उत्प्रेरक। इन तीनों को आपको अच्छे से देखना है, क्योंकि तीनों में से जनरली क्वेश्चन आता है। स्व उत्प्रेरक किसे कहते हैं, या फिर पूछ दिया जाता है उत्प्रेरक विष किसे कहते हैं, या फिर पूछते हैं प्रेरित उत्प्रेरक किसे कहते हैं। और 2 अदर पढ़े हम लोग, धनात्मक और ऋणात्मक उत्प्रेरक। बहुत इजी है और बहुत ही इसका एग्जाम्पल भी इजी है। तो इसमें से कम 3 को तो आप अच्छे से याद रख ही सकते हो। फिर आगे हम लोग पढ़ते हैं इसी चैप्टर में, नया टॉपिक है एंजाइम। एंजाइम जनरली आप लोग बायो में पढ़ते हो एंजाइम को। मिटा इसको, एंजाइम पढ़ना है। एंजाइम जनरली हम लोग बायो में पढ़े हैं और आप लोग अच्छे से डिटेल में पढ़े हो। यहाँ मैं थोड़ा सा एंजाइम के बारे में बता देती हूँ, जो जनरली उसके मैकेनिज्म को पूछा जाता है एंजाइम का। तो एंजाइम क्या होती है, एंजाइम एक प्रकार का देखोगे तो कैटलिस्ट होता है। एंजाइम भी क्या है, एंजाइम भी एक प्रकार का कैटलिस्ट है। और एंजाइम जो है, एंजाइम को बोला जाता है बायोकेमिकल कैटलिस्ट। एंजाइम को हम क्या बोलते हैं, एंजाइम इज अ
एंजाइम क्या है? बायो केमिकल कैटलिस्ट। एंजाइम भी एक कैटलिस्ट है, और कैसा कैटलिस्ट है तो इसको याद रखना, बायोकेमिकल, जीव रासायनिक एंजाइम होता है, जीव रासायनिक एंजाइम होता है। कैटलिस्ट एंजाइम का देखें तो हम लोग जो भोज्य पदार्थ ग्रहण करते हैं, जनरली हम लोग जो भोज्य पदार्थ ग्रहण करते हैं, उस भोज्य पदार्थ के डाइजेशन के लिए, उसको पचाने के लिए हमें एंजाइम की जरूरत होती है। तभी तो हम लोग जब खाना खाते हैं तो खाना खाने के बाद हमें तुरंत 2 घंटे के बाद फिर से भूख लगने लगती है। तो ये भूख लगने का कारण क्या है कि हमारे बॉडी में जो एंजाइम उपस्थित होते हैं, ये एंजाइम भोज्य पदार्थ को छोटे छोटे टुकड़ों में डाइजेस्ट करता है, पचा देता है, और पचाता है तो हमें फिर से पुनः भूख लगने लगती है। यदि हमारे बॉडी में एंजाइम नहीं होता तो हम लोग जो भोज्य पदार्थ ग्रहण करते उसका पाचन संभव नहीं होता। इसलिए ह्यूमन बॉडी में जो डाइजेस्टिव सिस्टम कार्य करता है वो विद प्रेजेंट ऑफ एंजाइम की उपस्थिति में करता है। यदि एंजाइम नहीं रहता तो हमारे बॉडी में कोई भी डाइजेशन से संबंधित प्रोसेस नहीं होता। और साथ ही साथ ये भी बताया जाता है कि एक पर्टिकुलर एंजाइम जो होती है, कोई भी एंजाइम की एक मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी होती है स्पेसिफिक, विशिष्टता। हर एक एंजाइम जो है वो हर एक चीज को डाइजेस्ट करने या हर प्रोसेस को कराने के लिए एक ही टाइप की एंजाइम की जरूरत नहीं होती। अलग अलग कार्य करने के लिए हमें अलग अलग एंजाइम की जरूरत होती। जैसे हमें भोजन को पचाना है तो उसके लिए अलग एंजाइम की जरूरत होगी, है ना। और भी देखा जाए तो जैसे कि ग्लूकोज होता है या सुक्रोज होता है, केन शुगर है, तो केन शुगर से हमें ग्लूकोज या सक्रोज मिलता है, तो उसके लिए भी हमें अलग एंजाइम की जरूरत पड़ती है। दूध है, दूध से हम लोग दही बनाते हैं, तो दही बनाने के लिए हम अलग प्रकार के एंजाइम का यूज। कहने का मतलब ये है कि हर एक प्रकार के प्रोसीजर जो होती है वो अलग अलग प्रकार के एंजाइम से होती है। जैसे कि हम क्या बता सकते हैं, जैसे कि एक ताला है, वो एक ताले को खोलने के लिए हम एक ही प्रकार के चाबी की जरूरत, मतलब कोई भी एक पर्टिकुलर ताला है वो किसी एक पर्टिकुलर चाबी से ही खुलेगा। ऐसा नहीं होता है कि एक ताला को हम कोई भी प्रकार के चाबी से खोल सकते हैं, ऐसा होता है क्या? हम लोग अपने रूम को लॉक करके जाते हैं और लॉक करके जाते हैं तो वो लॉक का लॉक रहता ही है जब तक कि हम अपने चाबी से ही उस ताले को ना खोले। अगर ऐसा ना होता तो कोई भी क्या करता, ताला को खोल करके अंदर घुस जाता है ना। तो कहने का मतलब ये है कि कोई भी पर्टिकुलर एंजाइम है वो किसी भी पर्टिकुलर फंक्शन को करता है, किसी विशेष कार्य को करता है। हम लोग हर एक प्रकार के कार्य को एक ही एंजाइम से नहीं कर सकते। जैसे भोजन को पचाना है तो भोजन को पचाने के लिए एक विशेष प्रकार का एंजाइम का ही यूज करेंगे। यदि वो एंजाइम नहीं है तो वहां पर भोज्य पदार्थ का पाचन नहीं होगा। तो इस चीज को आपको याद रखना है, और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है एंजाइम का कि एंजाइम में एक विशिष्टता पाई जाती है, एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी पाई जाती है। अब देखें एंजाइम क्या होता है, तो एंजाइम क्या है, विभिन्न प्रकार की बॉडी में होने वाली रासायनिक अभिक्रिया को कंप्लीट करने के लिए इसका यूज किया जाता है एंजाइम का। जैसे हम एग्जांपल देखें, एक आध एग्जांपल, जैसे आपका केन शुगर है, एंजाइम में देखें केन शुगर गन्ना, केन शुगर, इसका स्ट्रक्चर देखें तो C12H22O11। जब इस केन शुगर की अभिक्रिया हम वाटर के साथ कराते हैं तो इससे हमें मिलता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज, ग्लूकोज मिलता है और फ्रक्टोज। तो ये जो रिएक्शन होती है केन शुगर का वाटर के साथ, तो ये रिएक्शन विद प्रेजेंट ऑफ एंजाइम की उपस्थिति में होता है। यदि एंजाइम यहाँ नहीं पाया जाता है तो ये अभिक्रिया होना पॉसिबल नहीं होता।
तो केन शुगर और वाटर की क्रिया कराने के लिए जनरली यूज होता है एंजाइम इन्वर्टेज। इस इन्वर्टेज एंजाइम की प्रेजेंट में ही ये अभिक्रिया होगी। यदि हम इन्वर्टेज की जगह में दूसरा एंजाइम ले लें, जैसे हम एंजाइम ले लेते हैं यहाँ पर जाइमेज, एंजाइम दूसरा ले लूं मैं जाइमेज, और ये इन्वर्टेड को यहाँ से हटा दूं, तो ये प्रोसीजर जो होगी वो कंप्लीट नहीं होगी। मतलब इस अभिक्रिया को कराने के लिए केन शुगर को ग्लूकोज और फ्रक्टोज में कन्वर्ट करने के लिए इन्वर्टेज एंजाइम का ही यूज होगा, ना कि जाइमेज एंजाइम का। इस चीज को आपको याद रखना। इसीलिए बोला जाता है कि एंजाइम में स्पेसिफिक प्रॉपर्टी पाई जाती है। और अदर एग्जांपल देखें, ग्लूकोज है, उस ग्लूकोज को यदि हम फिर से कन्वर्ट कर दें किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड और एल्कोहल में, जैसे ग्लूकोज लिए, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर क्या, C12H22O6, इसको हम कन्वर्ट करते हैं किसमें, एल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में, 2C2H5OH एल्कोहल प्लस कन्वर्ट करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड CO2 में। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं तो ये इन्वर्टेज की उपस्थिति में नहीं होता, इसके लिए जाइमेज एंजाइम की जरूरत होती है। इसी प्रकार दूध है, दूध से हमें क्या बनाना है, दूध से हमें बनाना है दही। तो दूध से दही बनाने के लिए एंजाइम यूज किया जाता है, वो एंजाइम होता है लैक्टोबैसिलस, लैक्टोबैसिलस। तो अलग अलग एंजाइम जो है वो अलग अलग फंक्शन करता है, अलग अलग कार्य करता है, इसी को कहा जाता है एंजाइम। एंजाइम का आप प्रॉपर्टी देखें, कौन कौन सी एंजाइम की प्रॉपर्टी पाई जाती है, तो लगभग बहुत सारी एंजाइम की प्रॉपर्टी पाई जाती है। उसमें से कुछ प्रॉपर्टी को मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। पहला प्रॉपर्टी देखें, एफिशिएंसी, दक्षता। क्या देखें, एंजाइम की दक्षता, प्रॉपर्टीज को मैं बता देती हूँ। पहला है एफिशिएंसी, दक्षता। दूसरी प्रॉपर्टी देखें, अभी बताई हूँ, स्पेसिफिक, विशिष्टता का गुण। और देखें क्वांटिटी, स्मॉल क्वांटिटी। नेक्स्ट है टेम्परेचर एंड पीएच। ये 4 प्रॉपर्टी हम लोग एंजाइम के अंतर्गत देखते हैं। पहला होता है एफिशिएंसी, एफिशिएंसी दक्षता। तो जितने भी एंजाइम होते हैं उस एंजाइम की दक्षता बहुत अधिक होती है। दे आर हाईली एफिशिएंसी, बहुत ही अधिक एंजाइम की दक्षता होती है। और दक्षता बढ़ाने पर, मतलब कोई कैटलिस्ट है, उस कैटलिस्ट की दक्षता देखें, एफिशिएंसी यदि हाई है तो उनका रेट ऑफ रिएक्शन भी, रेट मतलब केमिकल रिएक्शन होने की जो रेट होती है वो भी हाई होती है। जनरली सभी एंजाइम की दक्षता 10⁸ से 10⁻20 टाइम्स होता है। मतलब बहुत ही अधिक इनकी दक्षता होती है, 10⁸ से 10⁻20 टाइम्स इनकी दक्षता होती है। और जितनी ज्यादा इनकी दक्षता एफिशिएंसी होगी उतना ही ज्यादा एंजाइम वर्क करेगा और केमिकल रिएक्शन जो होती वो इजली होगा। फिर आता है स्पेसिफिक। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है एंजाइम का कि कोई एक पर्टिकुलर एंजाइम जो होती है वो पर्टिकुलर कार्य को ही कर सकता है। ये नहीं कि हर एक प्रकार के रिएक्शन को कराने के लिए हम एक ही प्रकार का एंजाइम का यूज करें। हर एक कार्य को करने के लिए अलग अलग एंजाइम की जरूरत पड़ती। जैसे एग्जांपल में बताई हूँ, अभी दूध से दही बनाना है तो हमें माल्टोज एंजाइम की जरूरत पड़ेगी, लैक्टोबैसिलस एंजाइम की जरूरत पड़ेगा। तो ये विशिष्ट प्रॉपर्टी आता है।
फिर आता है स्मॉल क्वांटिटी। यदि स्मॉल क्वांटिटी एंजाइम की उपस्थित हो, बहुत ही कम मात्रा एंजाइम की उपस्थिति हो, तो उस कंडीशन में भी एंजाइम जो है किसी भी रिएक्शन को जनरेट कर सकता है। याद रखना इसको, बहुत ही कम क्वांटिटी यदि उपस्थित हो तब भी एंजाइम जो है हमारे बॉडी में वर्क करता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी टेम्परेचर एंड पीएच। टेम्परेचर बताया गया है, यदि हमारे बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस हो, वह पीएच मान देखें तो पीएच मान 7.4 हो। कितना हो? 7.4 हो। यदि इन दोनों कंडीशन में टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस और पीएच 7.4 हो ह्यूमन बॉडी में, तो हमारा जो बॉडी है वो ठीक प्रकार से वर्क करता है। मीन्स हमारे बॉडी में होने वाली जितनी भी कार्य होती, जितनी भी प्रोसीजर होता है, वो इजली वर्क करता है। और यदि इसमें टेम्परेचर में या पीएच वैल्यू में किसी भी प्रकार की कमी या अधिकता आती है, उस कंडीशन में हमारा बॉडी जो है वो सिक्वेंसली या पॉपुलर ढंग से कार्य नहीं कर पाता है। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है एंजाइम की कि उनकी एफिशिएंसी हाई होनी चाहिए, उनकी विशिष्ट प्रॉपर्टी होनी चाहिए, स्मॉल क्वांटिटी होनी चाहिए, और टेम्परेचर यदि 37 डिग्री सेल्सियस और पीएच मान 7.4 पीएच हो, तो उस कंडीशन में हमारा बॉडी जो है वो स्पेसिफिक मतलब बॉडी पॉपुलर ढंग से कार्य करता है। तो ये मेनली इनकी प्रॉपर्टी होती है एंजाइम का। उसके बाद एंजाइम में थोड़ा देखें इसका मैकेनिज्म जनरली पूछा जाता है, एंजाइम की मैकेनिज्म क्या होती है। तो मैकेनिज्म बहुत ही इजी है एंजाइम का। इसको एक लॉक मॉडल के थ्रू एक्सप्लेन किया गया कि ताला और चाबी जिसको बोलते हैं, ताला और चाबी के मॉडल से ही एंजाइम के मैकेनिज्म को एक्सप्लेन किया गया है। इसमें बताया गया है कि किसी भी ताले को खोलने के लिए, जैसे किसी ताले को खोलने के लिए एक विशिष्ट चाबी की जरूरत होती है, ठीक उसी प्रकार जैसे हम एंजाइम हैं, इस एंजाइम की क्रिया कराएंगे तो हमें प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। तो उस प्रोडक्ट का फॉर्मेशन तभी होगा जब उसमें विशिष्ट प्रकार के एंजाइम का यूज किया जाता है, तभी प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। जैसे हम यहाँ पर एंजाइम लिए, इस एंजाइम की रिएक्शन कराते हैं रिएक्टेंट से, तो रिएक्टेंट से जब इस एंजाइम की क्रिया कराते हैं तो हमें क्या मिलेगा? सबसे पहले मिल जाता है एक कॉम्प्लेक्स बनता है। इस कॉम्प्लेक्स को नाम दिया गया है एंजाइम सबस्टेंस कॉम्प्लेक्स। रिएक्टेंट लें या इसको सबस्टेंस भी ले सकते हैं। एंजाइम सबस्टेंस कॉम्प्लेक्स बनेगा। उसके बाद ये कॉम्प्लेक्स फिर प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, जिसके फलस्वरूप हमें प्रोडक्ट मिलेगा, कोई भी प्रोडक्ट बनेगा। और प्रोडक्ट के साथ ही साथ पुनः हमें जो एंजाइम यूज करते हैं वो एंजाइम हमें मिल जाता है। इसको शॉर्ट में लिखें तो एंजाइम को हम दर्शा देते हैं ई से, ई, और सबस्टेंस को दर्शा दें एस से, तो इससे एक कॉम्प्लेक्स बनेगा। वो कॉम्प्लेक्स क्या है? ईएस कॉम्प्लेक्स बना। ये जो ई कॉम्प्लेक्स है वो कन्वर्ट हुआ किसमें? प्रोडक्ट में, और ये आपका प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। तो ये प्रोसीजर होती है। अब इसके मैकेनिज्म को हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। तो हम ये सपोज लिए ये एक एंजाइम है ई, इस सबस्टेंस को ले लेते हैं हम लोग, ये एंजाइम है और ये सबस्टेंस है। ये एंजाइम और ये सबस्टेंस, या बोला जाए ये ताला और ये चाबी, जब ये आपस में क्रिया करता है और क्रिया के फलस्वरूप एक कॉम्प्लेक्स बनेगा।
ऐसा एक कॉम्प्लेक्स बनेगा। इसको थोड़ा सा अलग से डॉट से शो कर देते हैं। देखो ये एंजाइम में रिएक्टेंट एकदम फिक्स हो गया, जो सब्सटेंस यूज कर रहे हैं, तो ये कॉम्प्लेक्स बन गया। और ये जब कॉम्प्लेक्स है, वो कॉम्प्लेक्स है, ये मैं ले रही हूँ यहाँ पर कलर। ये आपका एंजाइम ई हो गया, ई। ये आपका सब्सटेंस कॉम्प्लेक्स बना, ES। और देन प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, और प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? तो प्रोडक्ट बना आपका एंजाइम, एंजाइम वापस हुआ, एंजाइम प्लस प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, और प्रोडक्ट क्या बन जाएगा आपका? ये आपका बन जाएगा प्रोडक्ट। तो इसको बोलते हैं मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम। ये पूछा जाता है, और ये मॉडल को नाम दिया गया है ताला चाबी मॉडल। तो ये ई एंजाइम और ये आपका प्रोडक्ट, ई और ये प्रोडक्ट, इतना आपको याद रखना है। तो इसको कहा जाता है मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम। जब हम एंजाइम की क्रिया सब्सटेंस के साथ कराते हैं, तो सबसे पहले एक कॉम्प्लेक्स बनता है, उस कॉम्प्लेक्स को नाम दिया गया है एंजाइम सब्सटेंस कॉम्प्लेक्स। देन एंजाइम सब्सटेंस कॉम्प्लेक्स जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, और पुनः हमें जो एंजाइम यूज किए रहते हैं वो हमें वापस मिल जाता है। इसको बोलते हैं एंजाइम का मैकेनिज्म। तो एंजाइम को और अच्छे डिटेल में आप लोग बायो में पढ़ोगे, तो मैं ज्यादा एकदम डीपली नहीं एक्सप्लेन कर रही हूँ इसको। आपको एंजाइम का डेफिनेशन आना चाहिए, एग्जाम्पल, देन एंजाइम की प्रॉपर्टी। तो 4 बेसिक प्रॉपर्टी बता दी हूँ जो मोस्टली इम्पोर्टेंट है, और उसके बाद एंजाइम से का क्या मैकेनिज्म है उसको आपको देखना रहेगा। उसके बाद मेनली हम लोग पढ़ेंगे सॉल्यूशन के बारे में, कोलाइड के बारे में पढ़ेंगे, कोलाइडल स्टेट। रफ कर दो इसको। कोलाइडल स्टेट, कोलाइडल अवस्था के बारे में पढ़ेंगे। कोलाइडी अवस्था क्या है या कोलाइडल स्टेट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो इसको पढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा इसको समझा दूं कि किसको हम कोलाइडल स्टेट कहेंगे या कौन सी अवस्था को कोलाइडल अवस्था बोलेंगे। तो मैं यहाँ पर आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। सॉल्यूशन देखें तो जनरली सॉल्यूशन 3 टाइप का होता है। सॉल्यूशन बनाए यदि, तो सॉल्यूशन 3 प्रकार, पहला ट्रू सॉल्यूशन, दूसरा कोलाइडल सॉल्यूशन, और तीसरा होता है सस्पेंशन। इन तीनों को आपको पढ़ना है, क्या क्या होता है। तो इसको पढ़ने के लिए हम लोग क्या करें, थोड़ा सा समझ लें कि हम किसको कोलाइड ट्रू सॉल्यूशन बोलते हैं, किसको कोलाइडी अवस्था कोलाइडी सॉल्यूशन, और किसको सस्पेंशन बोलते हैं। इस तीनों को हमको थोड़ा सा पहले देख लेना है कि क्या होता है। देखते हैं, मैं यहाँ पर आपको बता रही हूँ। मैं 3 बीकर ले रही हूँ। सपोज करें ये पहला बीकर है, ये पहला। दूसरा बीकर है, और एक
थर्ड। ये 3 बीकर है, देखो तीनों बीकर ए, बी और सी। पहले बीकर में मैं सॉल्यूशन भरती हूँ। पहला बीकर है, उस बीकर में आपका सॉल्यूशन है, इसको हम लोग ट्रू सॉल्यूशन बोलेंगे पहले वाले को, दूसरे को बोलेंगे कोलाइडल सॉल्यूशन और तीसरे को बोलेंगे हम लोग सस्पेंशन, निलंबन जिसको बोलते हैं, निलंबन। पहले वाले सॉल्यूशन में ये वाटर, सभी में वाटर मॉलिक्यूल्स हैं। ये वाटर ऑलरेडी इस बीकर में उपस्थित हैं। अब इस वाटर में हम क्या करते हैं, तीनों बीकर में अलग अलग चीजें मिलाते हैं। पहले वाले बीकर है, उस पहले वाले बीकर में हम लोग मिला देते हैं सॉल्ट। पहले वाले बीकर में मिला रही हूँ मैं सॉल्ट, नमक को, ये नमक है।